यूपीडीएलएड के थर्ड सेमेस्टर का आपका सोशल स्टडीज़ का जो पेपर है वो कल 13 अगस्त को संपन्न होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि पिछले वर्षों में जो आपके सामाजिक अध्ययन में जितने भी ऑब्जेक्टिव और अति लघु उत्तरीय प्रश्न परीक्षाओं में आए हैं उन सभी प्रश्नों को आज की इस वीडियो में हमने यहाँ पर कवर किया है, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को एंड तक कंप्लीट देख लीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आपका 5वां पेपर होता है और इसमें सबसे पहले हमने यहाँ पर कवर किया है बहुविकल्पी यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1536, 1526 और 1559, 1525। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1526। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। इसके बाद आपका दूसरा सवाल है, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था या फिरोज था या खुर्रम था या शहरयार था? तो इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सलीम। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। इसके बाद तीसरा सवाल आपके सामने, शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, पुरंदर, रायगढ़, सिंहगढ़ या पुणे। इस सवाल का जो करेक्ट यानी कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका रायगढ़। शिवाजी की जो राजधानी थी वो रायगढ़ में थी। इसके बाद अगला सवाल आपका, वास्को डी गामा भारत कब आया था? ये सारे सवाल 2023 की परीक्षाओं में आ चुके हैं। उसके बाद 2022, 19, 18 सारी परीक्षाओं में आए हुए जो सवाल हैं वो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है, आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिए। तो यहाँ पर 4 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा वो होगा 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। अगला सवाल आपका, पेरियारी घास का जो मैदान है वो कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका या फिर न्यूजीलैंड में? तो पेरियारी घास के जो मैदान है वो आपके उत्तरी अमेरिका में है। इसके बाद अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर और 6 नंबर सवाल यहाँ पर बता रहा है, नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या हिमाचल प्रदेश? तो इस सवाल का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वो स्थित है। इसके बाद अगले सवाल की ओर हम यहाँ पर बढ़ेंगे और अगला सवाल है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, रिजर्व बैंक है या विश्व बैंक है? तो इस सवाल का आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा रिजर्व बैंक, भारत का केंद्रीय बैंक है। अगला सवाल है, रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? ये सवाल 2018 और 2023 की परीक्षाओं में आ चुका है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं पुरानी परीक्षाओं से। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो इस सवाल का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल में रानीगंज कोयला क्षेत्र जो है वो स्थित है। इसके बाद अगला सवाल आपका, परमाणु शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये पेपर में क्वेश्चन नहीं आए लेकिन आपको देखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परमाणु शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र आपका जो है वो तारापुर में है। इसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन है, मुंबई हाई क्या चीज़ है? पर्यटन स्थल है, खनिज तेल क्षेत्र है, मत्स्य क्षेत्र है या ऊंचा समुद्र तट है? तो इस सवाल का आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका खनिज तेल क्षेत्र है। जो मुंबई हाई है वो एक तरह का खनिज तेल क्षेत्र है। इसके बाद आपका 16 नंबर का सवाल है, आणविक खनिजों में कौन सम्मिलित नहीं है? यूरेनियम, थोरियम, जिरकन या जिप्सम? तो यूरेनियम, थोरियम और जिरकन ये सारे के सारे आणविक खनिजों के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो जिप्सम होता है ये आणविक खनिज में नहीं आता है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा जिप्सम, द आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके सामने अगला सवाल है और ये जो सवाल है वो 2023 की परीक्षाओं में आया हुआ है, इबादत खाने का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो ये आपको पता ही होगा, इबादत खाने का जो निर्माण है वो अकबर ने करवाया था। और ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 28 नंबर का, इसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया था, ये शब्द शेरशाह ने कब कहे थे? ये जो शब्द है वो शेरशाह ने कब कहे थे कि मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का जो साम्राज्य है वो लगभग खो दिया था। ठीक है, तो ये जो आज इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मालदीव से युद्ध करने के बाद। इसके द्वारा इसके साथ ही एक 27 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और 26 नंबर वाला क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों क्वेश्चन को भी आप जरूर देख लें। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है यानी कि डायरेक्ट टैक्स कौन सा है? तो इस सवाल का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आयकर। इनकम टैक्स वो एक टाइप का डायरेक्ट टैक्स होता है, यानी कि प्रत्यक्ष कर होता है। इसके बाद जो 27 नंबर का सवाल है कि बाबरनामा
बाबरनामा बाबर द्वारा लिखित एक क्या चीज़ है? बाबरनामा जो एक किताब है, ये बाबर के द्वारा लिखित किस तरह का ग्रंथ है? महाकाव्य, आत्मकथा, कविताओं का संकलन या धार्मिक पुस्तक है? तो ये बाबर की आत्मकथा है जो कि बाबर द्वारा स्वयं रचित है। तो जैसा कि मैं लगातार आपको बता रहा हूँ कि जो प्रश्न है वो लगातार रिपीट होते हैं पिछली परीक्षाओं से, तो ये प्रश्न भी 2 बार रिपीट हो चुका है, 2019 और 2023 की परीक्षाओं में आया हुआ है। और ये आपका 82 नंबर का क्वेश्चन है, अकबर के दरबार के प्रमुख संगीतकार कौन थे? जो तानसेन थे ये अकबर के दरबार के प्रमुख संगीतकार थे, ठीक है। और ये बीरबल, इनको नवरत्नों में शामिल किया गया था, ठीक, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पानीपत का जो युद्ध है वो किस किस के बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का जो युद्ध है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला सवाल आपका 45 नंबर का, सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग कब किसने किया था? सहायक संधि जो है, इस प्रणाली का जो प्रयोग है वो किसने किया था? ये 2023 की परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है। सहायक संधि का जो प्रयोग है वो लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और अगला सवाल है कि कपास का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसे भी आप जरूर याद रखें। आपका जो कपास का रेशा है वो पौधे के फल से प्राप्त होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कपास जो रुई होती है वो पौधे के फल से प्राप्त होती है, कपास का एक पौधा होता है। ग्रांड ट्रंक का रोड का जो निर्माण है ये किसने करवाया था? शॉर्ट में इसे बोलते हैं जीटी रोड, ठीक है, ये शेरशाह ने करवाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगला सवाल आपका, अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक में कितने युद्ध हुए थे? ये प्रश्न भी 2018 में सारे के सारे प्रश्न आए हुए हैं। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य जो है वो युद्धों की संख्या यहाँ पर पूछी जा रही है, तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच कुल 3 युद्ध हुए थे। इसके बाद भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो कौन थे? लॉर्ड क्लाइव थे, अल्मीडा थे, डुप्ले थे या आर्कुटा थे? तो यहाँ पर भारत में जो अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित हुआ था उसके संस्थापक लॉर्ड क्लाइव थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला सवाल जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सारे सवाल सन 2018 की परीक्षाओं में आए हुए हैं। और अगला सवाल है कि संसद का उच्च सदन या द्वितीय सदन कौन सा होता है? लोकसभा होता है या राज्यसभा होता है? और इन दोनों में से दोनों होते हैं या फिर उक्त में से कोई से नहीं होता है? तो जो राज्यसभा होता है ये आपका उच्च सदन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो संसद है वो संसद का निर्माण आपको पता ही होगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। ये आपका जो सवाल है वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आ सकता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। 81 नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए कितने प्रस्तावकों और अनुमोदकों की आवश्यकता होती है? राष्ट्रपति के पद पर नामांकन जब होता है, यानी कि जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन से पहले आपको पता ही होगा नॉमिनेशन होता है, तो नॉमिनेशन को ही नामांकन बोलते हैं। तो उस नामांकन के लिए कितने प्रस्तावों का होना आपके पास चाहिए और आपके पास कितने अनुमोदक होना चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा सा वाला ऑप्शन, 50 आपके पास प्रस्तावक होना चाहिए और 50 ही अनुमोदक होना चाहिए, तभी आप राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो नामांकन है वो करा सकते हैं, यानी कि नॉमिनेशन करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है, देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठान क्या है? देश का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठान है वो है आपका रेलवे, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल आपका, देश की मुद्रा की पूर्ति को नियमित करता है कौन सा बैंक, ये आपको बताना है। देश की जो मुद्रा है उसकी पूर्ति को नियमित करता है कौन सा बैंक नियमित करता है, ये यहाँ पर आपको बताना होगा। तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा भारतीय रिजर्व बैंक, जो है भारतीय मुद्रा की पूर्ति को नियमित करता है। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। तो अगले सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं है? यानी कि जो केंद्र सरकार की आय प्राप्त होती है वो किन किन स्रोतों से प्राप्त होती है? उनमें से एक स्रोत जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो नहीं है, ठीक है। तो भू राजस्व जो है ये केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं है, ठीक है, बल्कि ये स्टेट गवर्नमेंट की आय का स्रोत है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है 85 नंबर, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? एशिया है, उत्तरी अमेरिका है, यूरोप है या अफ्रीका है? तो उत्तरी अमेरिका जो है वो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बढ़ेंगे हम अपने अगले सवाल की ओर, और उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि और भाई बहनों को भी इस क्लास का जो लाभ है वो मिल सके। और हमारा अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, शक्ति का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? शक्ति का जो गैर परंपरागत स्रोत है वो आपसे पूछा जा रहा है, खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है, सौर ऊर्जा या
कोयला। तो जो सौर ऊर्जा है वो शक्ति का यानी कि ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। इसके बाद आपका अगला सवाल है, ग्रीन इंडिया मिशन कब प्रारंभ किया गया था? 2013 में, 12 में, 14 में या 11 में? तो ग्रीन इंडिया मिशन जो है ये प्रोग्राम आपका स्टार्ट किया गया था सन 2014 में। इसके बाद अगला सवाल है, न्यायपालिका का जो कार्य है वो इनमें से नहीं है। तो आपको अगर ये पता होगा कि न्यायपालिका के कौन कौन से कार्य हैं, तभी आपको ये पता होगा कि न्यायपालिका का कार्य इनमें से एक नहीं है। संविधान की रक्षा करना, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, कानून का क्रियान्वयन करना या न्यायिक पुनरावलोकन। तो न्यायपालिका का जो कार्य है, कानूनों का क्रियान्वयन करना, ये न्यायपालिका का जो कार्य है वो नहीं है। इसके बाद अगला सवाल है, उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा पद से हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है? अगर उच्चतम न्यायालय जो आपका रहता है उसमें कोई जज है, उसको महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जाता है, ठीक है। तो ये जो शक्ति है वो किसके पास रहती है? तो ये जो शक्ति वो आपकी संसद के पास रहती है। संसद अगर चाहे तो उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को यानी कि जज को महाभियोग के द्वारा उसे उसके पद से हटा सकती है। इसके बाद हम बढ़ चुके हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और 90 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तुजुक बाबरी की कौन सी भाषा, यानी कि जो तुजुक बाबरी पुस्तक है, तुजुक बाबरी, ये किस लैंग्वेज में लिखी गई है? तो ये आपकी तुर्की में लिखी गई है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और ये सारे क्वेश्चंस भी आप देख सकते होंगे कितना ज़्यादा रिपीट हुए हैं 2018-19, 2019-22। और ये क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए लगातार रिपीट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ देखिएगा, चित्रकला का जो सर्वाधिक विकास है वो किसके शासनकाल में हुआ था? तो जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ ही शाहजहां के शासनकाल में स्थापत्य कला का सबसे ज़्यादा विकास हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। बादशाह शाहजहां के शासनकाल में स्थापत्य कला का सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न में या फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्न में। इसके बाद बात करें 92 नंबर क्वेश्चन के बारे में, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली जो है वो किसने शुरू की थी, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो स्थायी बंदोबस्त की जो प्रणाली थी वो आपकी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट की थी, ये आपको याद रखना है। और इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखिए। इलाहाबाद की संधि, चाहे आप कहीं पर भी इसे नोट करके दोबारा से लिख लीजिए 3-4 बार, आपको याद हो जाएगा। जो इलाहाबाद की संधि थी वो आपकी हुई थी सन 1765 ईस्वी में, ये आपको ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, नकदी फसल कौन सी है, ठीक है। नकदी फसल यहाँ से पूछा जा रहा है, गन्ना है, गेहूँ है, चाय है या दालें? तो जो चाय है वो आपकी नकदी फसल है। इसके बाद नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये आपको ऊपर भी पढ़ाया जा चुका है क्योंकि ये पहले परीक्षाओं में भी आ चुका है। तो उत्तर प्रदेश में ये नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वो आपका इस समय स्थित है। इसके बाद अगला सवाल, धात्विक पदार्थ के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? धात्विक जो पदार्थ होते हैं, लोहा, तांबा, सोना, ये सारे के सारे आपके धात्विक पदार्थ होते हैं, इसलिए उपयुक्त सभी ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका, संचार का साधन नहीं है, इनमें से कौन सा जो है वो संचार का साधन नहीं है? जिसके टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, हेलीकॉप्टर, इंटरनेट या ईमेल, ठीक है। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं, इंटरनेट के द्वारा भी आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं, ईमेल के द्वारा भी हम मैसेज भेजकर एक दूसरे से जो जानकारी वो जुटा सकते हैं। लेकिन हेलीकॉप्टर आपका संचार का जो साधन है वो नहीं है, ये यातायात का साधन है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, महान विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर पाया जाता है? अमेरिका में, अफ्रीका में, एशिया में या ऑस्ट्रेलिया में? तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑस्ट्रेलिया में महान विक्टोरिया मरुस्थल जो है वो पाया जाता है। इसके बाद हम बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की ओर और अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहा है और अगला सवाल आपको देखने के लिए मिल पा रहा होगा, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो ये जो क्वेश्चन है वो आप काफ़ी लंबे समय से छोटे क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे होंगे कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है और इनके लिए कोई इलेक्शन वगैरह नहीं होता है, बल्कि डायरेक्टली राष्ट्रपति इन्हें मनोनीत करते हैं, जो कि अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, कोई खेल से, कोई सिनेमा जगत से, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों से, कला से, ठीक है। तो इन्हें राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं। अब इस अगला सवाल आपके सामने, बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? ठीक है, बाबर ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया था तो उस समय दिल्ली का जो शासक था वो कौन था, ये पूछा जा रहा है। तो इब्राहिम लोदी उस समय दिल्ली का शासक था और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध हुआ था, ये आपको पता ही होगा। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि
हुमायूंनामा का रचयिता कौन है, यानी कि हुमायूंनामा जो है वो किसकी रचना है। तो इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा को लिखा है। तो हुमायूंनामा की रचयिता गुलबदन बेगम है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। अगला सवाल है कालिंजर का दुर्ग स्थित है, किस जगह पर स्थित है, ये आपको बताना है। कालिंजर का दुर्ग कहाँ पर स्थित है, बुंदेलखंड में, झारखंड में, रोहिलखंड में या छत्तीसगढ़ में। तो कालिंजर का जो दुर्ग है आपका वो आपका बुंदेलखंड में है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगला सवाल है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। हम यहाँ पर आपको थोड़ा स्पीड में पढ़ाएंगे क्योंकि समय ज़्यादा आपके पास नहीं है बचा हुआ, आप भी वीडियो की स्पीड थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था वो आपका 1556 ईस्वी में हुआ था, ये आपको याद रखना है। और 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो अजमेर शरीफ में स्थित है और अजमेर शरीफ राजस्थान में है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और अगले क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। किस देश के व्यापारी सबसे पहले व्यापार करने भारत आए थे, ये आपको पता होना चाहिए। पुर्तगाल देश के जो व्यापारी थे वो सबसे पहले भारत में आए थे। उसके बाद आप देख सकते होंगे ये जो सवाल है वो काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो एक बार इसे आप ध्यान से देखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक बार फिर से रिपीट हो सकता है। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था, इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो पारित किया गया था। और अगले सवाल की ओर हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। सती प्रथा का अंत किस सन में किया गया था। जो सती प्रथा का जो अंत है वो 1829 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। एक तरह का क्विक रिवीजन आपके लिए, तो फटाफट देख लीजिए। भारत में डाक विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो भारत में डाक विभाग की जो स्थापना है वो सन 1854 ईस्वी में की गई थी, ये आपको याद रखना है। इसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल की ओर। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, यानी कि पदेन सभापति यानी कि अध्यक्ष कौन होता है, ये आपको बताना होगा। तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति यानी कि जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम बढ़ रहे हैं आगे अगले सवाल की ओर और आपको अगले सवाल का आंसर यहाँ पर देखना होगा। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। रूबी क्या है, रूबी अभ्रक है, तांबा है, लोहा है या कोयला है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अभ्रक। ये रूबी जो है वो एक तरह का अभ्रक होता है। और भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये सवाल सारे 2022 में आ चुके हैं। तो भारत में टोटल 4 जलमार्ग हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन संचार का साधन नहीं है। ये ऊपर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी ये परीक्षा में आ चुका है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा संचार का साधन नहीं है, तो ये आपको पता ही होगा। हेलीकॉप्टर जो है वो यातायात का साधन है, इसलिए ये संचार का साधन नहीं है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हेलीकॉप्टर। अगले सवाल की ओर हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं और हमारा अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और अगला सवाल आप देख पा रहे होंगे। भारत में शासन का प्रमुख होता है, ठीक है, शासन का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, ये आपको पता ही होगा। तो भारत में शासन का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था, ये आपको बताना है। ये सवाल भी 2 बार रिपीट हुआ है, तो आप इसे जरूर याद रखें। बुलंद दरवाजे का जो निर्माण है वो अकबर ने करवाया था, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है मुगलों की सेना व्यवस्था का नाम बताइए। मुगलों की सेना व्यवस्था का नाम मनसबदारी था, ये आपको याद रखना है। और अगला सवाल है मुगल शासन में खालिसा शब्द का तात्पर्य क्या था। खालिसा शब्द जो है वो किसके लिए प्रयुक्त होता था मुगल शासनकाल में। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा वह भूमि जहां से शाही कोष के लिए लगान एकत्रित किया जाता था। शाही कोष में जमा करने के लिए जहां से लगान यानी कि टैक्स वसूला जाता था, उस भूमि को खालिसा भूमि कहा जाता था। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है और यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम फटाफट देख लेते हैं। अभी देख लीजिए। पहला सवाल आपका संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं, जिसकी वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था। संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है। पहला होता है लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा आपका राष्ट्रपति। दूसरा सवाल है आपका अकबर ने किस धर्म की स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन्हें आप जरूर याद रखिएगा। अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। इसके बाद अगला सवाल है वन से प्राप्त होने वाले 2 अप्रत्यक्ष लाभ लिखिए। इनडायरेक्ट लाभ यहाँ पर पूछ रहा है। वन जो है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता को नहीं बढ़ने देते हैं और दूसरा आपका वन बादलों को अपनी ओर आकृष्ट करके जल वृष्टि कराने में सहायक होते हैं। यह अप्रत्यक्ष लाभ है। प्रत्यक्ष लाभ आपको बताइए होगा, वनों से लकड़ी प्राप्त होती है, ठीक है। और भी आप बनाकर लिख सकते हैं कि वनों से क्या क्या लाभ है। ये सारे जो होंगे वो प्रत्यक्ष लाभ होंगे, ठीक है। इसके अलावा अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है जनहित याचिका क्या है, ठीक है। PIL के बारे में यहाँ पर जो जानकारी है वो मांगी जा रही है, पब्लिक, ठीक है।
इसके अलावा चौथा क्वेश्चन आपका जनहित याचिका क्या है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो जनहित याचिका जो है भारतीय कानून में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है। PIL कोई भी व्यक्ति दायर कर सकता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ अगले सवाल की ओर हम यहाँ पर बढ़ना ही है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें जरूर याद रखें। नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। इसके बाद अगला सवाल है टैगा प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो टैगा प्रदेश में कोणधारी वन पाए जाते हैं। कर की दो विशेषताएं लिखी, यानी कि टैक्स के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है। टैक्स की क्या दो विशेषताएं? कर किसी विशेष सेवा के लिए लिया जाने वाला एक शुल्क है, और दूसरी विशेषता हो जाएगी आपकी करों से प्राप्त आय जनता के हित में ही खर्च की जाती है, यानी कि जो हम टैक्स देते हैं वो हमारे लिए ही कहीं ना कहीं गवर्नमेंट खर्च करती है। और 8वां प्रश्न है आपका ई बैंकिंग का क्या अर्थ है। जो इंटरनेट बैंकिंग होती है उसके बारे में ये पूछ रहा है कि ई बैंकिंग का क्या अर्थ है। ई बैंकिंग से अभिप्राय ऐसे बैंकिंग व्यवसाय से है जो इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से कार्य करता है, जिसकी आप पैसों का ट्रांसफ़र करते हैं ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, यही आपकी ई बैंकिंग होती है। और अगर घर बैठे आप बैलेंस चेक कर सकते हैं, सारी चीज़ें अब आप घर बैठे कर सकते हैं, यही आपका ई बैंकिंग होता है। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है भूमि विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी। 1968 में भूमि विकास बैंक की स्थापना हुई थी। इसके बाद 10 नंबर सवाल है सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। तो सहारा का मरुस्थल जो है वो अफ्रीका के उत्तरी भाग में अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक 5600 किलोमीटर की लंबाई तक, सूडान के उत्तर तथा एटलस पर्वत के दक्षिण तक 1300 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। इसके अलावा अगला सवाल है वन संरक्षण क्या है। वन संरक्षण वानिकी की एक शाखा है जो जंगल के संरक्षण या सुधार से संबंधित है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, इसे भी आप जरूर याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुरा और सुंदरियों का देश कौन सा है। फ्रांस को सुरा और सुंदरियों का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। एबेल तस्मान और कप्तान कुक ने ऑस्ट्रेलिया देश की खोज की थी। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन्हें भी आप जरूर देख लीजिए। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगर उपराष्ट्रपति की जगह आपसे राष्ट्रपति पूछा जाए तो आप लिख दीजिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, ये भी आपको याद होना चाहिए। उसके बाद पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय यानी कि जो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है, इसकी एक जो दूसरी खंडपीठ है वो किस जगह पर है। तो आपको पता ही होगा जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद में है, यानी कि प्रयागराज में, और इसकी जो खंडपीठ है वो लखनऊ में है, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में मतदाता कौन कौन होते हैं, यानी कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो वोट कौन कौन लोग डालते हैं, ये आपको बताना है। आम जनता उसमें वोट नहीं डालती है, ये आपको पता ही होगा। तो राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी कि जो लोकसभा है और जो राज्यसभा है, इनमें जो सदस्य होते हैं जिनके जो MP होते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर वोट डालते हैं, और जो MLA होते हैं वो वोट डालते हैं। इसके अलावा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो MLA होते हैं वो यहाँ पर वोट डालते हैं। तो ये सारे लोग जो है वो राष्ट्रपति को चुनते हैं। इसके साथ ही ये भी आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूपी में जिलों की संख्या 75 है। 75 जिले हैं पूरी यूपी में अभी वर्तमान समय में। इसके साथ ही न्यायालय के प्रकार बताइए। न्यायालय 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला न्यायालय आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है जिसे जनपद स्तरीय बोलते हैं। दूसरा न्यायालय आपका स्टेट लेवल पर होता है जिसे उच्च न्यायालय बोलते हैं। और तीसरा न्यायालय जो कि आपको पता ही होगा सुप्रीम कोर्ट है, देश में एक ही होता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, जिसे उच्चतम न्यायालय बोला जाता है। इसके बाद अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। भारत की सीमाओं पर स्थित पड़ोसी देशों के नाम आपसे पूछ रहा है। तो भारत की सीमाओं पर पड़ोसी देशों के जो नाम है वो आप याद रखेंगे। नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, ये भारत के चारों ओर जो पड़ोसी राज्य देश हैं, यानी कि सीमाओं पर स्थित देश हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किस काल में तथा किसके द्वारा किया गया था। जो मनसबदारी प्रथा थी ये भी 2018 में आई हुई क्वेश्चन है। तो मनसबदारी प्रथा का जो प्रचलन है वो मुगल काल में और अकबर के द्वारा 1575 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। अगला सवाल है शिवाजी के द्वारा लगाए गए 2 करों के नाम, यानी कि जो 2 टैक्स हैं जो कि शिवाजी के द्वारा लगाए गए थे उनके नाम यहाँ पर पूछ रहा है। तो एक तो ये पहला है आपका चौथ और दूसरा सरदेशमुखी, जो कि शिवाजी के द्वारा ये कर लगाए गए थे। अगला सवाल है आपका राज्य अपहरण नीति को लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। तो ये लॉर्ड डलहौजी था, जो कि अपहरण नीति के तहत किसी भी राज्य को हड़प लेता था, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और ये सवाल भी सन 2018 में आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर आपका अगला सवाल है भारत में आने वाली यूरोपीय शक्तियों का क्रम आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे भारत में, उसके बाद डच लोग आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद फ्रांसीसी आए, ठीक है, इस तरह से ये क्रम है, तो इसे आप जरूर याद रखें। अगला सवाल है भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम जो है
वो आपका है भाखड़ा नांगल नदी घाटी परियोजना, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ये भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में शामिल है। 107 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, वन से प्राप्त होने वाले 2 अप्रत्यक्ष लाभ। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो उसमें कुछ लाभ 2 अलग लिखे हुए थे, इसमें 2 अलग लाभ लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 2 लाभ उसमें थे, 2 लाभ इसमें, 4 लाभ हो जाते हैं, तो 4 में से कोई 2 तो आपको याद रह ही जाएंगे। ये वायु प्रदूषण को कम करते हैं, एक तरह से अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट लाभ हमें मिलता है। और ये भूमि कटाव तथा मरुस्थल प्रसार को रोकते हैं, ये भी हमें लाभ होता है वनों से अप्रत्यक्ष रूप से। इसके बाद एक खानवा का जो युद्ध है वो किस किस के बीच हुआ था, तो बाबर तो आपको याद ही होगा, बाबर और राणा साहब के बीच खानवा का जो युद्ध है वो लड़ा गया था। उसके बाद अगला सवाल है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था, तो शिवाजी को जो राज्याभिषेक है वो रायगढ़ में हुआ था, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है आपका 1857 ईस्वी की क्रांति किस मुगल शासक के समय हुई थी, तो उस समय जो मुगल शासक था वो था बहादुर शाह जफर। इस मुगल शासक के समय 1857 ईस्वी की क्रांति की स्टार्टिंग हुई थी। इसके बाद अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने शुरू की थी, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था स्टार्ट कर दी थी। भारत में हरित क्रांति के जो जनक थे वो कौन थे, भारत में ये पूछा जा रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक जो थे वो थे प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग, ये भारत में हरित क्रांति के जनक थे। इसके बाद पूछा जा रहा है स्थल मार्ग के किन्हीं 2 साधनों के नाम बताइए, तो जलमार्ग और सड़क ये दोनों स्थल मार्ग के साधन है। सड़क के द्वारा भी हम स्थल पर चल सकते हैं, कहीं पर भी पहुंच सकते हैं, इसी तरह से जलमार्ग भी यहाँ पर स्थल मार्ग के साधन है। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है सौर ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, यानी सौर ऊर्जा क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सौर ऊर्जा वह ऊर्जा जो सीधे सूर्य के द्वारा प्राप्त की जाती है, सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने को ही सौर ऊर्जा कहा जाता है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, सोलर पैनल आपने देखे ही होंगे, छतों पर लगे हुए, घरों पर और भी जगहों पर, फैक्ट्री वगैरह में हर जगह सोलर पैनल लगाए जाते हैं जो कि सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण सेशन था, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। इसमें आपने देखे अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षाओं के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपने सारे देख लिए इस वीडियो में। इसी तरह की और भी नए नए सेशन को देखने के लिए, नए नए क्लास को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और कल जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा तो इसका जो सॉल्यूशन है वो भी आपको दिया जाएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ।